वसीयतनामा। बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा आना संभव ना हो सके तो तुम अपने दोस्त समीर को फ़ोन करके कह दो। वह एक अच्छा डॉक्टर है जिससे मुझे बहुत सहारा मिलेगा। मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। शांता जी ने कांपती आवाज़ में कहा। तुम भी बहुत गजब करती हो माँ। कितनी बार कहा कि गांव की ज़मीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें किसी की सुननी ही नहीं है। माँ, बेटा तू जानता है कि मैंने पूरा जीवन अपने गांव में बिताया है और अपनों के बीच बिताया है। तेरे शहर में कोई जान पहचान वाला ही नहीं, ना ही कोई बात करने वाला है। एक एक पल पहाड़ जैसा लगता है। यहाँ तो सभी अपने हैं। अच्छा, मैं रखता हूँ, अभी मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फ्री हो जाऊँगा समीर को फ़ोन कर दूँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। माँ, या फिर तुम रीना को क्यों नहीं बुला लेती? घर से 2 घंटे की दूरी पर तो रहती है। आकर घर भी संभाल लेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। मैं आने की कोशिश जरूर करता, पर तुम जानती हो ना, ऑफिस का काम है जिसके कारण मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम समझने की कोशिश करो। रोहित ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा। जितनी देर यह सब बातें कहने में लगा दी, उतनी देर में वह समीर को फोन कर सकता था। रोहित से सलाह लेने के लिए शांता जी ने फोन नहीं किया था, बल्कि वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने डॉक्टर दोस्त को फोन कर दे। रोहित को इस बात का डर था कि कहीं माँ उन्हें अपनी सेवा करवाने के लिए गांव ना बुला ले, जहां वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। शांता जी ने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। जिंदगी की पाठशाला में आज उन्हें यह सीख मिली कि अपना स्वास्थ्य ठीक हो तो सब ठीक है, वरना कोई भी अपना नहीं होता, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए शांता जी ने अपनी बेटी रीना को फोन लगाया। मम्मी, आपकी ऐसी हालत सुनकर मुझे अपनी बेटी होने पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और उनकी देखभाल करने के लिए दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मैं एक रास्ता जरूर निकाल सकती हूँ। तुम यहाँ आ जाओ, जिससे मैं तुम्हारी भी सेवा कर पाऊंगी और अपनी सासू माँ की भी। बेटी ने ऊपरी तौर से कहा। बेटी मन ही मन सोचती है, माँ जानती है कि मेरी सास को उसका यहाँ आना पसंद नहीं, और माँ ठहरी स्वाभिमानी, वो यहाँ कदापि नहीं आएगी। पर तुम जानती हो ना, समधन जी को मेरा वहां पर रहना अच्छा नहीं लगता। शांता जी बड़े उदास मन से कहने लगी। माँ, तुम ऐसा करो ना, भैया को फोन लगाकर पूछ लो, हो सकता है कुछ दिनों के लिए वह तुम्हारे पास आ जाए। रीना ने कहा। दोनों बच्चों को विनती करने में उनकी बची खुची ताकत भी जवाब दे चुकी थी। उनका बुखार बढ़ने लगा। बुखार के कारण उन्हें बेहोशी सी छाने लगी। जिंदगी के इस पड़ाव में शायद उनकी जरूरत बच्चों को भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इतने तेज बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया। मन ही मन कुछ सोच रही थी कि क्या यह वही बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने में मैंने कभी अपने दुख, तकलीफ इसके बारे में नहीं सोचा। महज 30 बरस की थी जब पति की दुर्घटना में मौत हुई थी। अकेले ही जीवन का संघर्ष करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण किया। बेटा जो बड़ा ऑफिसर बन गया और लड़की के अच्छे घर में हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। शांता जी का बदन बहुत तपने लगा। शायद बुखार बहुत बढ़ गया था। अब ज़्यादा देर न लगाते हुए शांता जी ने खुद ही एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और वह अकेले ही अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उनके घर के सामने एम्बुलेंस देखकर आशा दौड़ती आई और उनकी बीमारी की खबर आशा ने पूरे मोहल्ले में बता दी। आशा अपने पति द्वारा छोड़ी गई एक मजबूत स्त्री थी, जो घर घर काम कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। जल्दी ही आशा ने शांता जी के लिए ब्रश, नहाने का साबुन, तौलिया, चादर और थोड़े कपड़े, जितना सोच सकती थी वह सामान बैग में पैक कर दिया। शांता जी का बुखार इतना बढ़ गया कि जैसे ही एम्बुलेंस आई, वह एम्बुलेंस में चढ़ गई, अपना घर आशा के भरोसे छोड़कर। अर्धबेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में आए कर्मचारी को डॉक्टर समीर के बारे में बता दिया, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती होने के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर समीर की वजह से तुरंत ही उनको चिकित्सा परामर्श मिला। खून की रिपोर्ट आने से पता चला कि शांता जी को डेंगू है, जिसके कारण उनके शरीर में प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं। डॉक्टर समीर को पता था कि शांता जी अकेली रहती हैं, इसीलिए उन्होंने हिदायत दे दी कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक हॉस्पिटल में रहिए। रोज आशा घर से खाना बनाकर लाती और बाजार से आते हुए फल भी लाती। अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर
रात को हॉस्पिटल में आशा जी के साथ रहती। पड़ोसी भी उनकी खबर लेने के लिए आते। धीरे धीरे शांता जी सभी के प्यार और दुआ से ठीक होने लगी। दुख तो इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने खुद फ़ोन करके बताया था कि मैं बीमार हूँ, तो भी किसी ने खबर नहीं ली। आज पूरे 4 दिन हो गए। जो खून के रिश्ते थे इस तरह पराये हो जाएंगे, ये शांता जी ने कभी नहीं सोचा था। जो पराये थे वे एक एक कर उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। आशा के प्यार, निस्वार्थ और सादगी से की गई देखभाल देखकर शांता जी ने मन ही मन एक निर्णय लिया। आज पूरे 4 दिन बाद शाम को रोहित का फ़ोन आया। लापरवाही वाले अंदाज में बोला, माँ मैं समीर को फ़ोन नहीं कर सका, यहाँ पर तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ बेटा, सच कह रहा है तू। जिसने तुझे सांसें दी उसकी सांसों की रक्षा करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहते हुए दुखी मन से शांता जी ने फ़ोन रख दिया। आज पूरे 8 दिन बाद शांता जी हॉस्पिटल से घर आईं। आशा ने पूरे घर को करीने से साफ करके रखा था। यह देखकर शांता जी की आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए। आज उन्होंने जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द सीखा था, जिसका नाम था इंसानियत। एक आशा थी जो बेगानी होते हुए अपनों से बढ़कर थी। आज गांव की आधी जमीन शांता जी ने आशा के नाम लिख दी। अपनी बेटी और बेटे को फोन करके शांता जी ने यह खबर भी दे दी। मां के द्वारा उठाए गए इतने बड़े कदम के बारे में बेटी और बेटे ने बिल्कुल आशा नहीं की थी। शांता जी ने जो सोचा था वैसा ही हुआ और अगले ही दिन दोनों बच्चे दौड़ते हुए गांव आ गए। क्या मैं तुम्हारे इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ? अधिकार पूर्वक रोहित ने पूछा। माँ, क्या हम मर गए थे जो तुमने सब कुछ आशा के नाम लिख दिया? बेटी रीना ने पूछा। शांता जी बिना विचलित हुए अपने बेटे और बेटी की ओर मुखातिब होकर बोली कि मैं हारमास की बनी हुई इंसान हूँ और इंसानियत की परख मुझ में है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़ कर गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं अपना संसार दोबारा बसा सकती थी। मैं अपनी खुशियाँ देख सकती थी, लेकिन मैंने अपनी सारी खुशियाँ, सुख सुविधाओं को अनदेखा कर तुम दोनों की परवरिश करने में अपनी इच्छाओं की आहुति दे दी। तुम दोनों की आंखों पर सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई। क्या माँ के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य और दायित्व नहीं हुई? जब मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने तुम दोनों को खुद फोन कर अपनी खबर दी थी और पूरे 8 दिन अस्पताल में रही। मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, पर तुम दोनों में से किसी ने मेरी एक बार खबर लेने की सोची नहीं। अरे छोटी, जो तुम इतना दम भर रही हो, वसीयत की खबर सुनकर कैसे दौड़े आ गई? उस समय तो एक बार फोन करके मेरी खबर नहीं ली। चलो, माना तुम सास की सेवा में व्यस्त थी, पर दामाद जी को तो भेज सकती थी मेरी खबर लेने के लिए। कम से कम फोन करके मेरी खबर तो ले सकती थी। जब तक हॉस्पिटल में रही, तुम दोनों का एक बार भी फोन नहीं आया। कभी सोचा क्या गाज गिर रही होगी मुझ पर तुम दोनों के इस उपेक्षित व्यवहार से? शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना मायने नहीं रखता। यह मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया। ऐसे कठिन समय में आशा मेरी सहारा बनी, मेरे दुखों में मेरा साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया, दिन रात मेरी सेवा की। इसलिए मैंने आधी जायदाद आशा के नाम कर दी। बाकी आधी जायदाद से वृद्धाश्रम खुलेगा और उस आश्रम में वे बुजुर्ग रहेंगे जिनका ख्याल उनकी औलाद नहीं रखती। रोहित और रीना हैरान हो गए, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। दोनों बच्चों के मिन्नतें करने पर भी शांता जी ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। आवेश में दोनों बच्चों ने कहा, जब तुम्हें अपने मन की ही करनी थी तो हम दोनों को वसीयत की खबर करने की क्या जरूरत थी? माँ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, जरूरत तो थी, वरना मेरे मरने के बाद तुम लोग आशा को कोर्ट में घसीटते और उस पर यह इल्जाम लगाते कि हमारी माँ की मानसिक हालत खराब होने की वजह से आशा ने जबरदस्ती जायदाद अपने नाम करवा दी। दोनों बाद में परेशान ना करो, इसलिए मैंने वकील से कागजात बनवा लिए और आज से तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। दोस्तों,
शांता जी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।